जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड लाया गया शहीद रुचित रावत का पार्थिव शरीर। हिमाचल के शहीद का भी पार्थिव शरीर पहुंचा देहरादून। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। हरिद्वार के मोनिया तलवार ने बढ़ाया देश का गौरव। एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। नेशनल चैंपियनशिप का भी खिताब अपने नाम कर चुकी हैं मोनिया। हरिद्वार के अलावपुर गांव में दबंगों की दबंगाई। गरीब परिवार ने घर और कृषि भूमि हड़पने का लगाया आरोप। पीड़ित परिवार ने पुलिस और प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। इस बार भी रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही चारधाम यात्रा। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। भारी बारिश के बीच यात्रियों में उत्साह बरकरार। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पिथौरागढ़ धारचूला SBI मैनेजर को जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया है। बैंक के गार्ड ने मैनेजर को पेट्रोल डालकर लगाई आग। 40% तक झुलसा मैनेजर, हालत गंभीर बताई जा रही है। मैनेजर को एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर ले जाया जा रहा है। गार्ड का बैंक मैनेजर से चल रहा था विवाद, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। गार्ड को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 40% तक झुलसा है मैनेजर, हालत गंभीर बताई जा रही है। लगातार मैनेजर का इलाज जारी है। मैनेजर को एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर ले जाया गया है, जहां लगातार मैनेजर को चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। गार्ड का बैंक मैनेजर से विवाद चल रहा था, जिसके बाद गार्ड ने इस वारदात को अंजाम दिया। गार्ड को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गार्ड का बैंक मैनेजर से पहले से विवाद चल रहा था, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। मैनेजर को एयरलिफ्ट करके हायर सेंटर ले जाया जा रहा है। 40% तक झुलसा है मैनेजर, हालत गंभीर बताई जा रही है। लगातार इलाज जारी है घायल मैनेजर का। बैंक के गार्ड ने मैनेजर को पेट्रोल डालकर लगा दी आग। पिथौरागढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धारचूला में SBI मैनेजर को जिंदा जलाने की कोशिश की गई और ये कोशिश किसी और ने नहीं, बैंक के गार्ड ने ही की। बैंक के गार्ड ने मैनेजर को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। 40% तक झुलसा है मैनेजर, हालत गंभीर बताई जा रही है। मैनेजर को एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर ले जाया जा रहा है। गार्ड का बैंक मैनेजर से विवाद चल रहा था, जिसके बाद गार्ड ने बैंक मैनेजर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गार्ड को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बैंक मैनेजर की हालत गंभीर बताई जा रही है। 40% तक झुलस चुका है बैंक मैनेजर, हालत गंभीर है। लगातार इलाज जारी है। बैंक मैनेजर और गार्ड के बीच पहले से विवाद चल रहा था, जिसके बाद बैंक के गार्ड ने मैनेजर को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग इतनी भीषण लगी कि 40% तक बैंक मैनेजर झुलस गया। लगातार डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। मैनेजर को एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर ले जाया गया। गार्ड का बैंक मैनेजर से पहले से विवाद चल रहा था, लेकिन विवाद सुलझने के बजाय उलझ गया, जिसके बाद गार्ड ने इस वारदात को अंजाम दिया। गार्ड को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लगातार गार्ड पर भी कार्रवाई जारी है। बैंक मैनेजर का इलाज लगातार किया जा रहा है। 40% तक झुलस चुका है बैंक मैनेजर। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा झुलसने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है बैंक मैनेजर को। लगातार बैंक मैनेजर का इलाज जारी है। पिथौरागढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धारचूला में SBI मैनेजर को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बैंक के गार्ड ने मैनेजर को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। 40% तक झुलसा है मैनेजर। मैनेजर की हालत गंभीर बताई जा रही है। लगातार मैनेजर का इलाज जारी है। मैनेजर को एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर ले जा रहा है। गार्ड का बैंक मैनेजर से पहले से विवाद चल रहा था, जिसके बाद उसने बैंक मैनेजर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगने से मैनेजर 40% तक झुलस गया। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार बैंक मैनेजर का इलाज जारी है। गार्ड का मैनेजर पुलिस की हिरासत में है। रुख करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी दून पहुंचे, जहां दोनों एयरपोर्ट पर पहुंचकर दोनों जवानों को सैनिक सम्मान और राजकीय सम्मान के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
दोनों जवान राजौरी में शहीद हुए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धामी सरकार हमेशा शहीदों के परिवार के साथ खड़ी है। मूली के नायक गुरचंद सिंह रावत और हिमाचल के प्रमोद नेगी जी, इनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आया है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सलाम करने, उनको नमन करने यहाँ पर पहुँचे हैं। शहीदों का सम्मान करना और देशवासी का कर्तव्य है और हमारी सरकार ने कहा है कि इनके नाम पर हम सड़क या विद्यालय इनके नाम पर बनाएंगे। तो हमने यह भी तय किया है कि इनके परिवार के एक व्यक्ति को इसकी योग्यता के अनुसार नौकरी पुष्कर सिंह धामी की सरकार देगी। अभी तक हम 23 लोगों को नौकरी दे चुके हैं और इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार इन शहीद परिवारों के साथ। प्रदेश के गुरचंद सिंह रावत और हिमाचल प्रदेश के प्रमोद नेगी, दोनों के ही पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ हमारे लिए एक तरफ बहुत दुखद क्षण भी है और उसके साथ साथ हमारे लिए गौरव भी है, गर्व भी है कि दोनों ने भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान दोनों शहीदों को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को जो ये आघात लगा है, असमय उनको एक बड़ा दुख उनके सामने आया है, उन सभी को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा 23 साल पूरा करके 24 साल में प्रवेश कर रही है, जो कि उधम सिंह नगर में भ्रमण करने के बाद नैनीताल के रास्ते लालकुआं नगर पहुंची। इस दौरान रथ यात्रा की अवंतिका कुंज देवी मंदिर में सैकड़ों भक्तों ने पूजा अर्चना और परिक्रमा की। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ मिलकर यात्रा का भव्य स्वागत किया। इसके बाद रथ यात्रा गोलापार हल्द्वानी के लिए रवाना हुई। जगदीशिला डोली यात्रा है, इस वर्ष 24वीं बार जो है उत्तराखंड के भ्रमण पर है और इस बार ये 4 धाम जाएगी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति का है। दूसरा है जो हमारी देव संस्कृति है वो जिंदा रहनी चाहिए और तीसरा उद्देश्य ये है कि जो 4 धाम हमारे हैं तो विश्व पटल पर उनका प्रचार प्रसार हो और लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आएँ और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आए। उत्तराखंड जो है देवभूमि है और इस देवभूमि का जो कंसेप्ट है उसको साकार करने के लिए यहाँ पर तीर्थाटन प्रदेश होना चाहिए। यात्रा माननीय धामी जी के नेतृत्व में यहाँ पहुँची है। मान यात्रा ने सबको खुश रखा है और डोली ने सबको आशीर्वाद दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। आशीर्वाद देने का कार्यक्रम यहाँ पर रहा, आगे भी रहेगा। मन से प्रसन्न होकर के धन्यवाद देते हैं माननीय धामी जी को। खटीमा में इन दिनों जमीन विवाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 60 साल पहले बेची गई जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो रहा है, जिसमें एक पक्ष का कहना है कि यह जमीन हमारे दादा ने 60 साल पहले खरीदी थी और इस पर हम पर 60 साल से कब्जा कर रखे हैं। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि यह जमीन हमारी है और खसरा खतौनी में भी हमारे नाम है। फिलहाल मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही है, जिस पर उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट का कहना है कि अनुसूचित जनजाति की जमीन किसी भी दूसरी जाति के नाम पर नहीं होती है और ना ही कोई भी व्यक्ति का उससे खरीद सकता है और खसरा खतौनी में भी जमीन थारू जनजाति के व्यक्ति के नाम है, इसलिए जमीन पर थारू जनजाति का जो व्यक्ति है उसका मूलभूत अधिकार होगा। साल पहले जगह खरीदी हुई है जो थारू लैंड है, कब्जा हमारा है इसमें। यहाँ पूरी जगह थारू लैंड है। विवाद अभी हो गया कम से कम 15-16 साल। ऐसा हुआ कि खटीमा कोर्ट ने हमारे पक्ष में दे दिया है। ये थारू और हमारा केस चल रहा था, इसमें इन्होंने हमारे पक्ष में दिया है तो एसडीएम साहब ने हमारे कागज ही नहीं देखे और कागज फेंक दिए हमारे। और थारू के कागज देखे तो उसका खाली खतौनी में नाम देखा। उसका खतौनी में इसलिए नाम देखा क्योंकि उसका नाम तो खतौनी में चढ़ता ही है, कहा थारू लैंड है। तो उन्होंने कहा कि ये जमीन थारू की है, आपकी नहीं है का, तो उसको कब्जा करने के लिए इनको दे दिया एसडीएम साहब ने। एसडीएम साहब का तो इसमें मतलब ही नहीं होता कब्जा करने का, वो तो कोर्ट का आदेश है ना। अभी हमारा कोर्ट चल रहा है रुद्रपुर, हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में दे रखा है। हाई कोर्ट ने यह आदेश दे रखा है जो जिसका कब्जा है वही रहेगा इसमें। माफिया द्वारा जिसमें कई लोगों के नाम भी आ रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। इसी सिलसिले में इनके द्वारा हमें कल रिपोर्ट की थी, मैंने इनको कब्जा दिलवाया था, लेकिन फिर इनके द्वारा भू माफियाओं से मिलकर यहाँ पर कब्जा हटाया गया है और इनके पिलर तोड़ दिए गए, जो कि गलत है।
अगर कोई से इनके पास कोई आदेश है तो मेरे पास आए, मैंने उनको घंटे दे दिया, तहसील में मेरे पास आए और दिखाएं अगर कोई स्टे है या कुछ ऐसा है, उस हिसाब से हम सब चीज़ देखते हुए में ज़मीनें लोगों ने कई बार स्टाम्प पेपर में बेची हैं, लेकिन उनके साथ विवाद नहीं है। यहाँ पर जो ओरिजिनल खातेदार है करके जो थारू जनजाति से बिलोंग करता है, उसकी शिकायत है कि मेरे खेतों में इनके द्वारा अननेसेसरी कब्जा किया जा रहा है। तो एक गंभीर विषय है, इसमें मैं जांच कर रहा हूँ और जैसे भी सारे तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से। हरिद्वार का, जहां हरिद्वार की मोनिया तलवार ने एशियन पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। केरला के अलपुझा में आयोजित इस चैंपियनशिप में मोनिया तलवार ने 58 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही 5 बार स्टेट चैंपियन रह चुकी हैं और साल 2022 में नेशनल चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं। मोनिया तलवार ने बताया कि पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप गेम्स खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का एक मंच है। साथ ही बताया कि वर्तमान युग में खेल में अपना शानदार कैरियर बनाया जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल लक्सर दौरे पर हैं। इस दौरान वो स्कूल के स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं ग्राम जैतपुर में प्रधान संगठनों की बैठक में भी शामिल हुए। साथ ही लक्सर के डूंगरपुर गांव में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर शहर का भ्रमण किया। इसके साथ ही खानपुर विधानसभा के भाजपा मंडल कार्यालय में प्रधान संगठन और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। सूत्रों की माने तो इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीति तय की गई है। बारिश के बाद किसान संगठनों ने सरकार से किसानों के लिए राहत पैकेज की मांग की है। हरिद्वार पहुंचे भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार किसानों की खराब हुई फसलों का आंकलन करे और पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दे। मांग पूरी न होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी। गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन लगातार उत्तराखंड में अपने संगठन का विस्तार कर रही है। बारिश से जो किसानों को खेती बाड़ी में, बागवानी में, फूलों की खेती में हर तरह से जो नुकसान हुए हैं, हमारा कहना है कि सरकार अपने स्तर से इसकी जांच कराए और उनको उचित मुआवजा देने की कृपा करें। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, उन्हें मुआवजा नहीं मिलता, तो हमें मजबूर होकर सड़कों पे उतरना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। लोहाघाट के गलचोड़ा क्षेत्र की अनुसूचित जाति बस्ती में कुछ अराजक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया और लोगों के घरों में घुसकर मारपीट की। इस हमले में कई लोगों को गंभीर चोटें भी आईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी है। दरअसल आपसी विवाद के चलते अराजक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो हम लोग लड़कियों के साथ डांस करते, हम लोग मना कर रहे थे कि डांस क्यों कर रहे हो ऐसे, तो पहले महिला को डांस करने दो करके कुछ इन्हें गाली गलौज की, ऐसे भेजबाजी हुई थी हमारी परसों। तो उसके बाद आज ये और आ रखे थे 10-12 बंदे बाइक में लेके आए थे ये लोग, तो कमरे में घुस के मार के गए लोग। 2-3 बंदे थे ये लोग, तो ये लोग कपड़े चेंज कर रहे थे, वो कमरे में आगे घुस के उनको मार के गए हैं। 2 घायल लोग आए थे जिनका मैंने इलाज किया है, उनको मुक्के से मारा गया है, मारपीट हुई है उनके बीच, और वैसे तो स्थिति ज्यादा गंभीर है नहीं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद देवभूमि में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। वहीं यात्रा के अधिकतर यात्री दिल्ली हरिद्वार नेशनल मार्ग से देवभूमि में पहुंचेंगे, जिस वजह से नारसन से लेकर मंगलौर तक बने 4 लेन पर सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता बनी हुई है। दरअसल हरिद्वार में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं इसी मार्ग पर हुई हैं। हालांकि चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद परिवहन विभाग ने स्पीड मॉनिटर कैमरे लगा दिए हैं, जिसमें गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय की गई है। लेकिन हाईवे पर अनगिनत कट पर विभागीय अधिकारी खामोश बने हुए हैं। रोजाना सड़क हादसों के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने रोष जताया है। दिल्ली और देहरादून के बीच में कहीं सबसे ज़्यादा दुर्घटना अगर है तो वो मंडावली जो अवैध कट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा दुर्घटना होती है। उसका कारण ये क्योंकि गांव दोनों तरफ है, जंगल के रास्ते हैं, और जो बाहरी लोग आते हैं उन्हें ये पता नहीं होता यहाँ पर किस तरह का यातायात यहाँ पर है, वो यहाँ पर चपेट में जाते हैं।
अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने पहले भी कई बार एनएच के लोगों को और अन्य प्रशासनिक अधिकारी को लिखा भी और मौखिक भी कहा कि ये अवैध कट बंद होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। वन विभाग की तरफ से समय समय पर सर्वे किया जाता है, ब्लैक स्पॉट कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, कंटिन्यू रिपीट कहाँ होती है दुर्घटनाएं, उसके बारे में विभाग सर्वे करता है अन्य विभागों के साथ और उसकी रिपोर्ट तैयार करके भेजता है समय समय पर प्रशासन को, ताकि वहाँ पे उचित कार्रवाई की जा सके, दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उत्तरकाशी मुख्यालय के नजदीक तिलोथ पुल, जो कि 2013 की भीषण आपदा में बह गया था, जिसका निर्माण तब से लेकर आज तक बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इससे विपक्ष सरकार की विफलता बता रही है। हालांकि स्थानीय विधायक ने पुल का निरीक्षण कर जल्द ही इसे तैयार कराने का आश्वासन दिया है। 2013 से पूर्ण नहीं हो पाया, ये बन नहीं हो पाया। वर्तमान विधायक के 1.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, पर अभी तक इस पुल का कोई काम नहीं हो पा रहा है। ये काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है कि घंटों घंटे यहाँ पर यात्रा में जाम लगता है और उस जाम की स्थिति को कम करने के लिए कई मार्ग ऐसे थे, चाहे वो तेखला का मार्ग हो, जोशाड़ा का मार्ग हो, और ये विशेषकर तिलोथ पुल का एक ऐसा मार्ग था जहाँ यात्रा का जाम बहुत कम हो सकता था। अगर ये मार्ग खुल जाता तो यहाँ शहरी एरिया में जाम की स्थितियां नहीं बनती, पर क्या करें, सरकार सोई हुई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जिनमें गैरसैंण ब्लॉक के कुनीगाड़ गांव निवासी रुचित सिंह रावत भी शामिल हैं, जिनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुंछ में आतंकी हमले के बाद जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गैरसैंण के रुचित सिंह समेत सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने श्री कल्याणिका हिमालय के देवस्थानम न्यास के वार्षिकोत्सव समापन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने डोल आश्रम में पूजा पाठ की और 1100 कन्याओं का पूजन किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि डोल आश्रम शिक्षा, संस्कृति और अध्यात्म के रूप में विकसित हो रहा है। सीएम ने आगे कहा कि 4 धाम यात्रा की तर्ज पर मानस खंड यात्रा चलेगी, उसका एक पड़ाव डोल आश्रम होगा। डोल आश्रम पूज्य महाराज जी ने इसको स्थापित किया। उनकी सोच के अनुरूप यहाँ पर धर्म, अध्यात्म और संस्कृति और शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में ये आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। हम पूज्य महाराज जी का बहुत उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने संपूर्ण जीवन जहाँ लोगों की सेवा में लगाया, परमार्थ के कार्यों में लगाया, इस क्षेत्र में इस आश्रम की स्थापना से जो हमारा मानस खंड मंदिर माला मिशन है, उस मिशन का ये भी बहुत बड़ा एक मैं कहूँ एक क्षेत्र के रूप में, एक प्रकार से उसके एक अंग के रूप में ये डेवलप होगा। जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा हमारी चलती है, उसी प्रकार से मानसखंड यात्रा भी चलेगी। का एक बहुत बड़ा पड़ाव हमारा ये डोल का क्षेत्र होगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीती रात महिला पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस ने मारपीट की, जिस पर काशीपुर महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष पूजा सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश के चैंपियन खिलाड़ियों के साथ इतना गलत बर्ताव क्यों किया गया, ये बेहद दुखद है। घमंड में पूरी भाजपा का दिमाग खराब हो चुका है, सिर्फ गुंडागर्दी से सारा सिस्टम खराब हो चुका है। भाजपाइयों ने पूरे सिस्टम का मजाक बनाकर रख दिया है और महिला पहलवानों पर जो अत्याचार हो रहा है, कड़े शब्दों में कांग्रेस उसकी निंदा करती है। पहलवानों पर अत्याचार हो रहा है, इसकी महिला कांग्रेस कड़ी निंदा करती है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस तरीके की बदतमीजी जो उन लड़कियों के साथ हो रही है, हम उनके साथ पूर्ण रूप से हम खड़े हैं। भाजपा सरकार कहती है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी सरकार को डूब मरना चाहिए जो लड़कियों की लाज रखना नहीं जानती है। पुलिस ने कार्य किया है, ये उम्मीद से बाहर है, तो ये बहुत हल्द्वानी में नहर कवरिंग कार्य कछुए की गति से भी धीमा चल रहा है। देश से किए जा रहे नहर कवरिंग कार्य में अब तक कुमाऊं कमिश्नर से लेकर कई अधिकारी दर्जनों बार निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य में तेजी देखने को नहीं मिली। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नहर कवरिंग कार्य 6 करोड़ 29 लाख की लागत से हो रहा है, जिसे 23 मई तक पूरा करने की डेडलाइन है, लेकिन वो स्वयं मान रहे हैं कि तब तक नहर कवरिंग का कार्य पूरा होना असंभव है। हालांकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जून महीने से पहले या दूसरे हफ्ते तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
पिडुल्ली के पास था। पिडुल्ली से पिछले साल हमें ये पैसा मिला करीब 6 करोड़ 29 लाख के आसपास। तो मई में इसका अनुबंध हुआ था, मगर बारिश की वजह से मई के बाद जुलाई में बारिश शुरू जाती है तो काम नहीं हो पाया था। तो नवंबर से काम शुरू हुआ और विधिवत काम उसके बाद कार्य हो पाया। बीच में भी बारिश के मौसम खराब होने की काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। काफ़ी अतिक्रमण था और काफ़ी संग्रह रास्ता है, दोनों ओर मकान है। डेडलाइन 23 मई की है, 23 की। तो कोशिश करेंगे वर्षा काल से इसे पहले पूर्ण कर दिया है, जिससे लोगों को सुविधा मिलती है। 23 मई तक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जून फर्स्ट वीक और जून सेकंड वीक तक कराने के हम प्रयास करेंगे, क्योंकि बारिश के बाद 15 जून के बाद बारिश का हो जाता है। तो उससे पहले कम से कम से चिनाई कार्य पूर्ण हो जाए तो स्लैब तो बाद में जल्द जा सकते हैं। तो उसके पूरा प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है। उत्तरकाशी में गंगा में अवैध खनन लगातार जारी है। प्रशासन के कई बार चेताने के बाद भी माफिया अवैध खनन से बाज नहीं आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिला कलेक्टर कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर अवैध खनन हो रहा है। माफिया सिर्फ खनन नहीं कर रहे बल्कि गंगा किनारे अतिक्रमण भी जारी है। सवाल ये उठता है कि प्रशासन की नाक के नीचे आखिर इन माफियाओं को शह कौन दे रहा है? इतने संवेदनशील क्षेत्र में माफिया राज कैसे कर रहे हैं? आखिर गंगा पर अत्याचार कब बंद होगा? खनन की माफियाओं का जो राज चल रहा है उस तरह देखने के लिए बड़ा दुख होता है। देखो, खनन माफिया इतने ज़्यादा लंबे पांव पसारे हैं कि उन्होंने खनन तो कर ही रहे हैं, लेकिन गंगा के किनारे मकान ही बढ़ने शुरू हो गए। कल के दिन गंगा बढ़ती है तो गंगा के लिए रास्ता तक नहीं है। खनन अधिकारी का लापता हो रखा है कि खनन अधिकारी है कहाँ, तभी भी किसी को दिखने को नहीं मिल रहा है। तो कहाँ सो रहा जिला प्रशासन, कहाँ सो रहा सरकार? जिनका मास्टरमाइंड, जिनका गुरुजी खनन का बड़ा माफिया सरकार में, जो कि खनन की नीतियों को इस तरीके से बना रहे हैं कि अवैध खनन खुले रूप में आप देख रहे होंगे। चाहे वो मशीनें हो वो नदियों में लगाई हुई हैं, चाहे वो यहाँ के लोग जो डायरेक्ट चुंगान का काम कर रहे हैं, चाहे वो खच्चर मालिकों के माध्यम से, तमाम माध्यमों से खनन का काम चल रहा है। और इसमें शासन, प्रशासन और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, इन सबकी मिली भगत से ये काम हो रहा है। ऐसे ही कोई काम नहीं होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।